हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी इस क्लास में स्टडी करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और उसके मेंस के साथ साथ आरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हेल्पफुल रहेंगे। ये दोनों जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं 27 अक्टूबर 2024 और 22 दिसंबर 2024, इन दोनों परीक्षाओं के लिए हैंड रिटन नोट्स जो हम लोगों ने तैयार किए हैं, जिसकी ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल सीरीज में चला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर ढूंढ रहे हो सीधे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको बता दूं कि केवल आप प्रीलिम्स तक तो पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन फिर मेंस जब आप आंसर राइटिंग करोगे या मेंस के उत्तर लिखोगे यूपी पीसीएस के, या फिर आरओ के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वहां पर आपको इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स आएगी। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक बहुत अच्छे से पता होगा, स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से पता होगा, तो आप काफी कुछ जो है कि इजीली सॉल्व कर पाओगे। और इसी कड़ी में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी शुरू किया है, जिसमें लगभग 15-16 लेक्चर्स हो गए। अगले 3 से 4 लेक्चर और आने वाले हैं, और साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। और इकोनॉमी में हम लोगों ने लगभग 5 लेक्चर किए थे, तो जरा एक बार उसको रिवीजन मैं करा देता हूं, क्योंकि ये जो पूरे नोट्स है ये प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो अगर आपने याद नहीं किया या जो भी चीजें भूल गए हैं, काफी लंबे समय बाद इस क्लास को दोबारा रीस्टार्ट किया है। 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप उसे देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने आपको इकोनॉमी के बेसिक फैक्ट के बारे में बताया था, बेसिक चीजों के बारे में बताया था यहाँ पे। फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी बताया था, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मैंने बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारी चीजें मैंने डिटेल डिस्कस की थी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया कि कैसे हमारी वित्तीय व्यवस्था काम करती है, मुद्रा बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होते हैं, फिर मुद्रा बाजार के टाइप्स बता दिए थे। और आरबीआई के बारे में बताया था, आरबीआई जो पॉलिसी अपनाती है, मौद्रिक नीति, कठोर या आपकी जो है लचीली मुद्रास्फीति होती है, मौद्रिक नीतियां, और कौन कौन से उसमें उपकरण यूज करती है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया था। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ रहे थे हम लोग कमर्शियल बैंक के बारे में, और कमर्शियल बैंक में भी हम लोगों ने एनपीए को पढ़ना बाकी था। तो यहां पर आप देखोगे कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक को डिस्कस करते हुए छोड़ा था, ये रहा। कमर्शियल बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं, जो पहले से वो करते चले आ रहे हैं। अब जो नए नए उन्हें कार्य दे दिए गए हैं, जैसे शेयर फंड वगैरह, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, ट्रस्टी के रूप में, लॉकर, डॉलर को रुपए में बदलना, गिफ्ट कार्ड, ट्रैवल कार्ड, ये सब भी अब बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये इनके कुछ नए नए कार्य हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी वर्क के रूप में जानते हैं। और अब इसी के आगे मैंने आपको डिस्कस करते हुए बता दिया था, फिर एनपीए हमें पढ़ना था, जो कि बैंकिंग सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहां पर हम पढ़ेंगे एनपीए। एनपीए क्या होता है, इसी को लेकर पूरी अर्थव्यवस्था इसके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि बैंकों को लगातार ये हिदायत दी जाती है सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि आपको अपने कर्जे को बढ़ाना नहीं है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अर्थात गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी एसेट जो अब परफॉर्म नहीं कर रही है। कहने का सेंस हो गया, आसान भाषा में आप समझिए कि अगर आप बैंक में जाते हो, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक में गए और आपने कहा सर मुझे एजुकेशन लोन लेना है, या एग्रीकल्चर लोन लेना है, या हाउसिंग लोन लेना है, या फिर पर्सनल लोन लेना है। आपने 10 लाख 5 लाख रुपए जो भी लोन लेने की प्रक्रिया थी उसे पूरा किया, और बैंक ने कहा कि ठीक है सर, हम आपको इस दिन में आपके क्रेडिट कर देंगे अकाउंट में पैसे, और आपको इतने महीने, मतलब कि पर मंथ आपको 40,000 रुपए या 45,000 रुपए की एक किस्त को या ईएमआई को फिलअप करना है, यानी कि ईएमआई को पेमेंट करना है। अब उस ईएमआई में आपका मूलधन भी है, जो आपने लिया है वो भी रिटर्न ले रही होती है, और साथ में जो इंटरेस्ट होता है वो भी बैंक ले रही होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बैंक आपकी निगाह रखती है, मतलब देखती है, आपकी राह देखती है कि सर ठीक है, 1 महीना बीत गया, बैंक ने आपको फोन किया कि ठीक है सर, आपने इस महीने नहीं भेजा, अगले महीने 2 महीने की ईएमआई भेज दीजिएगा। आपने 2 महीने बिता दिए, 3 महीने बीत गए, इट मीन्स कि 90 डेज बीत गए, और बैंक को आपने एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं करी, ना मूलधन दिया ना ब्याज दिया। और अगर आपके द्वारा जो 90 डेज तक पैसा रिटर्न नहीं किया गया बैंकों को, पूरे पैसे की बात नहीं हो रही, जो हर महीने की ईएमआई फिक्स की गई थी 40 से 45,000 रुपए, अगर आप ये भी पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो बैंक अपने अकाउंट बुक में लिख देती है कि ये जो पैसा हो गया अब ये एनपीए के रूप में बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्यों नहीं, हम इस ऐसे व्यक्ति को हमने लोन दे दिया जो हमें यह पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है, और ऐसे में यह हमारा एक घाटे के रूप में हो गया। तो इसे आसान भाषा में कहें कि एक ऐसा ऋण होता है जिसका भुगतान अगर 90 दिन या उससे अधिक समय तक नहीं किया गया है, तो उसे हम एनपीए कहते हैं।
कैसा ऋण है, एक चीज तो ये समझ लो, ये ऋण है यानी लोन है, ऐसा लोन जिसका भुगतान ऋणी के द्वारा 90 दिन या उससे अधिक दिन तक अगर नहीं किया जा रहा है तो इसको हम एनपीए के रूप में जानते हैं। और यहां पर आप देखो यह भी कहता है कि या तो मूलधन रिटर्न कर दिया गया हो या ब्याज ही रिटर्न किया गया, कुछ तो रिटर्न करो भाई। अगर आपकी 45,000 रुपए की ईएमआई बनी है तो ऐसा भी हो सकता है, उसमें क्लियर मेंशन लिखा रहता है कि आपका जो है कि सर 25,000 रुपए आपका मूलधन है और 20,000 रुपए आपकी क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो आप मूलधन ही 25,000 रुपए ही रिटर्न करो, कुछ तो रिटर्न करो। लेकिन आपने क्या किया, न तो मूलधन दिया न ब्याज दिया, 90 दिन से अधिक का समय बीत गया है और आपने कोई पैसा नहीं दिया, इसे हम एनपीए कहते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो एग्रीकल्चर में बात वही है, बस थोड़ी सी रियायत दे दी जाती है कि अगर आपने 180 दिनों तक कोई भी पेमेंट रिटर्न नहीं किया, अगर आप अल्पकालिक फसल के लिए ऋण लिया था आपने यानी 3 महीने की फसल के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 फसली मौसम यानी 3 गुणा 2 अर्थात 3 महीने की एक फसल मान ली जाए तो 2 मौसम की जो फसलें होती हैं उसके लिए भी आप 6 दिन कह दो। या फिर दीर्घकालिक फसल जैसे गन्ना वगैरह क्या होता है, 12 मासी फसल होती है, खरीफ के रूप में काट लगा दो और फिर लगभग अक्टूबर नवंबर से उसकी कटाई शुरू हो जाती है मार्च अप्रैल तक, यानी 6 महीने तक किसी भी कीमत में अगर आपने एग्रीकल्चर रिटर्न को नहीं किया तो उसे क्या कहा जाएगा, एनपीए। और अगर आपने 90 दिन तक रिटर्न नहीं किया, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, तो भी उसे क्या कह दिया जाएगा, एनपीए कह दिया जाएगा। समझ में आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट या कैश क्रेडिट की लिमिट दी जाती है, लेकिन फिर भी आपने 90 दिनों तक उस खाते को निष्क्रिय रखा है, इसका मतलब है कि उसमें भी आप क्या कर रहे हो, एनपीए क्रिएट कर रहे हो। आपको याद होगा कि अभी पिछली साल एक न्यूज मैंने बताई थी आपको कि जनधन अकाउंट में अब ओवरड्राफ्ट की लिमिट को 10,000 रुपए कर दिया गया है। पहले क्या था, 5,000 रुपए। 10,000 का मतलब है कि प्रत्येक बैंक ने प्रत्येक खाता धारक को 10,000 रुपए एडवांस में दे रखे हैं सरकार के कहने के आधार पे, जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए 10,000 रुपए जनधन खाते की ओवरड्राफ्ट लिमिट को निकाल सकता है। जो भी वो पैसा निकालेगा, जो भी वो खर्च करेगा, उस पैसे पे कुछ ब्याज भी बैंक लेगी रिटर्न। ऐसा नहीं कि फ्री में दे रही है, ब्याज लेगी रिटर्न। यूं कहे कि एक लोन दे दिया आपको बिना कुछ कहे, और अगर आपने उस पैसे से कोई भी काम नहीं किया, वो पैसा ऐसे ही पड़ा रह गया, निष्क्रिय हो गया, यानी उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो भी वो बैंक का क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। क्योंकि बैंक ने तो अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे, आपने यूज किया नहीं किया जनधन खाते से, ये आपकी प्रॉब्लम है। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, एनपीए बन गया। तो एनपीए का सिंपल मतलब है कि अगर आप 90 दिन या उससे अधिक समय तक ना तो मूलधन ना ही ब्याज किसी भी रूप में अगर आप भुगतान नहीं करते हो तो ये बैंकों के लिए एनपीए बन जाता है। इसकी भी 3 कैटेगरी होती है दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं कि 90 दिन के बाद ही बैंक जो है कि हाय तौबा करने लग गई, हाथ जोड़ने लग गई, या फिर कुछ एजेंट को भेजने लगी कि जाओ इनसे मेरी रिकवरी करा लो। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है कि सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर 1 वर्ष तक अगर आप एनपीए की श्रेणी में रखते हो किसी लोन को तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि शुरू के 90 दिन यानी 1 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में तो बैंक आपका वेट कर रहा था, लेकिन अब 90 दिन से अगले 365 दिन अगले यानी यहां से शुरू होगा और इस श्रेणी में आपको सब स्टैंडर्ड श्रेणी का नाम दिया जाएगा कि एनपीए जो है कि सब स्टैंडर्ड श्रेणी में है। अभी उम्मीद हो सकती है कि पैसा कुछ रिटर्न आ जाए, हो सकता है जिस व्यक्ति ने लोन लिया उसका घर ही बिक गया हो, कार बिक गई हो, या किसी वजह से वो मजबूरी में फंस गया हो, पैसा रिटर्न नहीं किया, तो बैंक वालों को एक उम्मीद होती है कि ठीक है अभी हम उम्मीद रखते हैं। तो 1 वर्ष तक जब एनपीए की कैटेगरी में रहता है तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। लेकिन जब 1 वर्ष तक उसके आगे सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहता है तो उसे हम डाउटफुल एसेट कहते हैं। यानी अब बैंक वालों को डाउट होने लगता है कि लगता है यार अब ये पैसा आएगा नहीं रिटर्न, बहुत बड़े नुकसान में हम जा रहे हैं, 10 लाख 5 लाख रुपए जो हमने लोन दिया है। और अगर ऑडिटर के द्वारा हानि की पहचान कर ली जाती है, जो बैंक के ऑडिटर होते हैं, अर्थात 36 महीने टोटल, भाई यहाँ पे 12 महीने, यहाँ 12 महीने और यहाँ आते आते 12 महीने जो बिताए, 36 महीने के बाद भी अगर एनपीए की श्रेणी में है तो इसको हम लॉस एसेट कहते हैं। और बैंक अब ये समझ लेता है कि ये हमारी एसेट खो चुकी है। और यहीं पर डाउटफुल एसेट की श्रेणी या लॉस एसेट की श्रेणी में बैंक कई सारे कंपनियों एजेंटों से बात करती है, कहती है भैया ये एड्रेस है इस व्यक्ति का जो हमसे लोन ले गया था, आप उस व्यक्ति से मिलिए, किसी भी तरीके से जबरदस्ती करके चाहे जैसे भी करके लोन का पैसा वापस लेकर आइए। जो पैसा आप लेकर आओगे उसमें हम एक आपस में एग्रीमेंट करेंगे कि 30% 40% आपको दे देंगे, बाकी सब बैंक रख लेगा।
होता है ऐसा। कई सारी मूवीज में आप देखोगे कि जब कोई व्यक्ति लोन रिटर्न नहीं कर पाता है, गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास फैमिली, तो उसके आप बैंक के नाम से कई सारे एजेंट आते हैं और उसको परेशान करते हैं। कभी उसकी गाड़ी छीन लेते हैं, कभी उसके ऑफिस में धमका देते हैं। आपने भी जवान मूवी देखी होगी, जिसमें किसान पिता था, उसने अपनी आत्महत्या कर ली इसलिए क्योंकि उसमें बैंक के कर्मचारी आते हैं और उससे कहते हैं कि ये तेरा ट्रैक्टर या जो भी उसके सामान होता है उसको हम लेकर जा रहे हैं क्योंकि तुमने हमारे बैंक का पैसा रिटर्न नहीं किया। और वहीं शाहरुख खान कहता है कि बड़े बड़े कंपनियों के उद्योगपतियों के करोड़ों के आप लोन माफ कर दे रहे हो, और एक गरीब व्यक्ति जो कि 1 लाख रुपए लोन लिया और आप न रिटर्न कर पाने की वजह से आप एजेंट भेज रहे हो, उसकी जो है कि सामाजिक छवि खराब कर रहे हो, उसकी बेटी के सामने उसे मार रहे हो। अर्थात कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो एजेंट आप देखते हो रिटर्न करने के लिए, रिकवरी करने के लिए आते हैं, ये बैंकों के साथ एग्रीमेंट करके आते हैं कि जो भी पैसा हम रिटर्न कर पाएंगे उसमें कुछ हमें भी मिलेगा और कुछ आप लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पर प्रश्न ये उठना चाहिए जो मेंस में पूछा जाता है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग एक बार पैसा ले तो लेते हैं लेकिन फिर रिटर्न नहीं करते। एनपीए क्यों बढ़ रहा है, एनपीए क्यों हो रहा है? अब देखो, बैंक अगर पैसा देना ही बंद कर दे, आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसी बात है तो बैंक जो है कि पैसा दे ही ना। अब ये बताओ, बैंक को कैसे पता चले? किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये पैसा लेके भाग जाएगा। विजय माल्या के माथे पर तो नहीं लिखा था, नीरव मोदी के माथे पर नहीं लिखा था। बैंकों ने तो यही सोचकर पैसा दिया ना कि अगर हम पैसे को ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, अर्थात उत्पादन के कारक का बार बार जो है कि गतिशीलता बनी रहेगी, तो निवेश भी बढ़ेगा, बचत भी बढ़ेगी। यही तो मैंने पिछली 4 क्लासेस में बताया है। तो भाई बैंक तो मजबूर होता है, दे देता है, लेकिन बैंक को तो बाद में पता चलता है ना कि व्यक्ति तो फ्रॉड करके निकल गया, सारा पैसा लेके भाग गया। तो कई सारे ऐसे कारण होते हैं। पहली चीज, जो किसान होते हैं, जो छोटे छोटे जो है कि व्यापारी होते हैं, चाहे 1 एकड़ के मालिक हो, 10 एकड़ के, 5 एकड़ के, 1 बीघा 2 बीघे के, वो लोग कई बार होता है लोन लेते हैं एग्रीकल्चर के नाम पे कि सर हमें उन्नत कोटि के बीज चाहिए, हमें उन्नत कोटि की फसल लगानी होती है, हमें स्टोरेज करना होता है, हमें कुछ ट्रैक्टर वगैरह खरीदने होते हैं, हमें थ्रेसिंग करने के लिए खरीदना होता है, खाद खरीदनी है, इनके लिए भी लोन लिए जाते हैं कृषि क्षेत्र में। लेकिन वो किसान कहता है कि सब मेरी फसल अच्छी होगी तभी तो मैं आपके पैसे रिटर्न करूं और कुछ मैं भी प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन हमारी भारतीय मानसून की जो स्थिति है वो कृषि में अनिश्चितता लाती है, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान ने 2 से 3 लाख रुपए लगा दिए और मानसून सूखा रह गया, जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई और धान और गन्ने की फसल पूरी खराब हो गई। या फिर गवर्नमेंट के द्वारा भी सही समय पर और सही मात्रा में उचित एमएसपी नहीं दी जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मेरी जो उत्पादन की लागत थी वो ज्यादा महंगी हो गई और मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं बैंक का पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा हूं। ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, औद्योगिक समृद्धि दर में कमी, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में भी कमी आ रही है। जैसे आप देखोगे कि बहुत तेजी से इस समय महंगाई है। खाद्यान्न सामग्री में तो दोस्तों गजब की महंगाई चली, टमाटर, प्याज, आलू, टिंडे, गोभी, कुछ भी देख लो, सभी पे महंगाई है। लेकिन यहाँ मजबूरी है भाई, हमें जिंदा रहना है तो खाना खाना पड़ेगा, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता। लेकिन बाकी आप चीजों पर देख लो, कूलर पे देख लो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, कूलर देखो, एसी, फैन और बहुत सारी चीजें, मोबाइल, गैजेट, फ्रिज वगैरह सब पे देख लो, बहुत सारी महंगाई चल रही है। अर्थात इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी कमी दिख रही है, मतलब प्रोडक्शन कम होने की वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ कम हो रही है। अब जिस इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए लोन लिए थे बैंक से, लेकिन जब उसके पास जब बैंक के कर्मचारी गए कि सर आपने हमें पैसा रिटर्न नहीं किया, तो कहता है यार मेरी तो प्रोडक्शन ही कम हो गई, इंडस्ट्री की ग्रोथ ही कम हो गई, मैं कहां से तुम्हें पैसा रिटर्न करूं, मैं तो खुद घाटे में चल रहा हूं। इसकी वजह से भी एनपीए बढ़ता रहता है और इससे क्या होता है, ट्विन बैलेंस शीट यानी द्वितुलन पत्र की समस्या आती है। अर्थात हर एक यूनिट जो होती है, फैक्ट्री होती है, उसकी भी एक मैनेजमेंट सीट होती है जिसमें वो लिखता है कि इतना आउटपुट हुआ, इतना इनपुट हुआ, इतना पैसा हमने लगा दिया, इतना पैसा हमें प्राप्त हुआ, इतना नुकसान हो गया। और यही चीजें बैंक भी लिखती है कि अपने बैलेंस शीट में, जिसमें आय और व्यय में दिखाती है बराबर करने का प्रयास। लेकिन उसमें पता चलता है कि हमारा व्यय ज्यादा हो गया, यानी हमने लोन ज्यादा दे दिया, एनपीए ज्यादा हो गया, हमारी इनकम बहुत कम हो पाई, ऐसा बैंक में लिखते हैं। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कम होने से, प्रोडक्शन कम होने से औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ बैंकों की भी बैलेंस शीट क्या होती है, खराब हो जाती है। यानी बैंक को भी दिखाना पड़ता है कि सर ये एनपीए बन गया, इंडस्ट्री भी दिखाती है कि सर हमारा घाटा चल रहा है। ऐसे में दोनों की बैलेंस शीट खराब हो जाती है, इसी को कहता है ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आती है। तीसरा, बैंकों का खराब मैनेजमेंट। कई बार आप देखोगे जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होते हैं, उनके जो मैनेजर होते हैं वो कुछ परसेंट घूस खाने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, कुछ पैसे लेने की वजह से किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी आपको लोन दे देते हैं।
ऐसा हुआ था अभी, आपने सुना होगा विजय माल्या के साथ, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, या आप भी अगर चले जाओ, आप कह दो सर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास सारे कागज नहीं है। आप सर ऐसा करिए 5 लाख रुपए आप ले लो। बैंक मैनेजर कहेगा कि ठीक है, मेरी जेब से पैसा थोड़े जा रहा है, सरकार के पैसे हैं, मैंने 5 लाख रुपए ले लिए और 45 लाख रुपए आपको दे दिए उस व्यक्ति ने। और इसकी वजह से उसने आपका बैकग्राउंड नहीं चेक किया, उसने आपकी कंपनी की नेटवर्थ चेक नहीं की, उसने आपकी क्रेडिबिलिटी को चेक नहीं किया, सिविल स्कोर चेक नहीं किया, जिसकी वजह से आप फ्रॉड करके भाग सकते हो और बैंक को नुकसान हो जाएगा। और बैंक जो पैसा दे रही है दोस्तों 45 लाख, वो अपनी जेब से नहीं दे रही है, वो कहीं ना कहीं आम पब्लिक का पैसा है जो बैंक में जमा करते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके जो हम अपनी सेविंग्स करते हैं, वही पैसा तो निकाल के दे दिया। अब भाई बैंक के कर्मचारी को कहां से पैसा मिलेगा, जो बैंक में जो आम पब्लिक के जो अकाउंट्स हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? खराब प्रबंधन की वजह से। इसका मतलब है कि आप यहां पर यह भी देख सकते हो कि जो सार्वजनिक बैंक होते हैं, इसमें कुशलता और प्रबंधन का अभाव देखने को मिलता है, और इस वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जाता, चेक किया ही नहीं जाता है, और आराम से लोन दे दिया जाता है, केवल किसके लिए? कुछ परसेंट कमीशन खाने के लिए। तीसरा, अगर आप चौथा कारण देखोगे कि वैश्विक स्तर पे या भारत के स्तर पे ग्रोथ अगर कम चल रही होती है, जैसे ग्लोबल मंदी अगर चल रही होती है और घरेलू नीतियां भी कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट कम चल रही होती है, तो हम एनपीए बढ़ाने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि जो पैसा हमने ले रखा है वो रिटर्न नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे कोविड-19 दोस्तों, कोविड-19 कब आया था? आपको याद होगा कि 20 मार्च 2020 को रेलवे ट्रैक बंद हो गए थे, यानी कि रेलवे को बंद कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने कहा कि सारी पब्लिक जो है कि अपने अपने घर चले जाओ, किसी भी वजह से अब कोई भी इंडस्ट्री में काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। अब सोचो 20 मार्च 2020 से पहले कई सारी कंपनियों ने 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। उन्हें तो नहीं पता था कि ऐसी महामारी हमारा इंतजार कर रही है। फिर अचानक से महामारी आती है, सारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, सारे वर्कर्स चले जाते हैं, सारी पॉलिसी बेकार हो जाती है, और ऐसे में 3 साल बाद जब दोबारा सभी फैक्ट्रियां वगैरह ओपन होती हैं और बैंक कर्मचारी कहते हैं कि सर आपने 3 साल पहले, कोविड से पहले 50 करोड़ रुपए हमसे लोन लिया था, अभी तक आपने रिटर्न नहीं किया। वो कहता है अरे मेरे भाई, 3 साल तो कोविड में हम बंद हो गए, हमारी ग्रोथ रेट खत्म हो गई, देश की ग्रोथ रेट, इकोनॉमी खराब हो गई, और तुम्हें पड़ी अपने पैसे की। कहां से थे पैसे? हमारी प्रोडक्शन पूरा का पूरा खराब हो गया, जो बचा हुआ सामान था वो नहीं बिक पाया, सारी मार्केट खराब थी। इसका मतलब हो गया कि जब वैश्विक स्तर पे कुछ प्राकृतिक कारणों से अगर मंदी चल रही होती है तो भी एनपीए हमारा बढ़ता है। ये दोस्तों, ये वो कारण है जो आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो, और व्यवहारिक कारण है, किताबी कारण नहीं है ये। अगर आप ये लिखते हो एनपीए के कारणों में, पेपर नंबर 3 जीएस में जो आता है इकोनॉमिक्स में, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, इस बच्चे को वाकई व्यवहारिक ज्ञान है, चीजें पता है कि आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, कैसे एनपीए बढ़ रहा है। ठीक है, किताबी बातें नहीं रटनी है। दूसरा, अगर आप देखोगे अपारदर्शी यानी एग्जिट पॉलिसी एक होती है। कई बार होता है कि औद्योगिक इकाई को हानि की स्थिति में भी जीवित रखने के लिए बैंकों से ऋण लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं कि विजय माल्या की इंडस्ट्री है, ठीक है, विजय माल्या की एयरलाइंस वगैरह जो भी इंडस्ट्रीज है, होटल वगैरह, कसिनो, ये बहुत घाटे में चल रहे हैं इनकी इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी उस घाटे को पूरा करने के लिए बैंक से और लोन लिया जा रहा है। अब बैंक के पास विजय माल्या गए तो बैंक ने कह दिया, मैनेजर ने, कि सर आपके ऊपर तो पहले से ही 5,000 करोड़ रुपए का घाटा चल रहा है, आप पहले वही हमारा रिटर्न कर दो। तो वो कहता है अरे यार, तुम बस मुझे कुछ पैसे दे दो, 3,000 करोड़ रुपए, मैं अपनी जो इंडस्ट्री हमारी जो घाटे में चल रही है मैं उसे पॉजिटिव कर दूंगा, प्लस में ले आ दूंगा, प्रॉफिट में ला दूंगा, फिर तुम्हारा भी रिटर्न कर दूंगा। बैंक वाला कहता है नहीं सर, आप ऑलरेडी बहुत घाटे में चल रहे हो, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। और ऐसे में क्या होता है, फिर एक नेता का फोन आता है, विधायक का फोन आता है, सांसद का फोन आता है, दबंग आदमी का फोन आता है, अंडरवर्ल्ड डॉन का फोन आता है बैंक के मैनेजर के पास कि भाई तुझे पैसे देने में क्या दिक्कत है, पब्लिक का पैसा है, सरकार का पैसा है, बैंक मैनेजर के घर का पैसा थोड़े है। तो इस दबाव में भी बैंक मैनेजर अप्रूवल देता है कि ठीक है, इनको लोन दे दो। क्या समझ में आया कि इंडस्ट्री पहले से खराब घाटे में चल रही है, हानि की स्थिति में, फिर भी उसे जिंदा रखने के लिए दोबारा ऋण लिया जाता है, इससे भी एनपीए बढ़ता है, और ये ऋण का दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है। प्रस्थान रहित पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, यानी कि एक ऐसी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है जो प्रस्थान रहित है। और दूसरा, राजनीतिक लाभ की वजह से भी कर्ज माफी द्वारा एनपीए बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि सरकारें लोक लुभावन वादे करने के समय चुनावी यात्राओं में कह देते हैं कि किसानों के, जितने किसानों ने 1 लाख रुपए तक का लोन लिया होगा हम वो माफ कर देंगे। अब ऐसे में क्या होता है, कई सारे किसान तो होशियार भी होते हैं, जानबूझ के जो है कि 2-2, 3-3 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। उन्हें पता है कि चुनावी वर्ष है 2024, लोन ले लो, चुनावी घोषणाएं होती रहेंगी लोन माफी की, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कई जगह स्टेटमेंट यूज किया कि भाई हम कर्ज माफ करेंगे इतने लोगों का। अब यहाँ पर क्या हुआ, किसानों ने लोन ले लिया,
मान लो राहुल गांधी की सरकार आ जाती तो तुरंत 1-1 लाख रुपए जो है कि हर किसान का माफ कर देते। लेकिन बैंक में 1 लाख रुपए की कमी तो हो रही है। अब सरकार उस बैंक को पैसा कब देगी, कब नहीं देगी, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे को देखते हुए भी एनपीए बढ़ रहा है। ऐसे में हर एक किसान ने क्या कहा, जल्दी जल्दी लोन ले लो और हमें रिटर्न नहीं करना पड़े, क्योंकि सरकार आने वाली कांग्रेस की और सारा का सारा पैसा क्या होगा, हमारा माफ हो जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी, बैंक को पैसा कहां से दे, मेरा 1 लाख रुपए बच जाएगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बहुत अधिक लोग जानबूझ के लोन लेते हैं और फिर चुनावी घोषणा पत्र में जब कर्ज को माफ करने की बात होती है तो ये भी हमारे एनपीए को बढ़ाने का कारण बनता है। तो आप देख पा रहे हो सारे के सारे प्रैक्टिकल जो है कि कारण है जो आप इजीली लिख सकते हो मेंस की आंसर राइटिंग में। और इसका परिणाम क्या निकलता है दोस्तों, जब आपने पैसा रिटर्न नहीं किया तो बैंक कोई पैसा छापने की तो मशीन है नहीं। आरबीआई के सिवाय जितने भी बैंक है आपके, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सब पैसा छापने की मशीन थोड़े रखते हैं अपने पास, ये पैसा गिनने की मशीन रखते हैं। कैशियर अपने पास एक काउंटिंग मशीन रखता है, प्रिंटिंग मशीन नहीं रखता कि व्हाइट पेपर लगाया और पैसे छप के निकल रहे हैं उधर से। तो भाई जब आपने सारा पैसा बैंक से ले ही लिया है तो बैंक के पास पैसा कहाँ बचा आम पब्लिक के लिए। तो देखो इसके क्या परिणाम आएंगे। पहला, बैंकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बैंकों पे प्रभाव पड़ेगा कि रिटर्न ऑन एसेट घट जाएगा, ROR इनका घट जाएगा। जो पैसा रिटर्न होने पर इन्हें प्रॉफिट हो सकता था वो पूरी तरीके से घट जाएगा। मान लेते हैं कि अगर किसी बैंक ने एक किसान को 1 लाख रुपए दिए और जब ये किसान 1 लाख रुपए एक निश्चित समय में रिटर्न करता तो इस पे हो सकता था 20,000 रुपए का प्रॉफिट भी बैंक को होता। भाई इस पे ब्याज वगैरह देगा ना, इंटरेस्ट रेट, तो 20,000 रुपए प्रॉफिट होता। लेकिन जब ये 1 लाख रुपए ही रिटर्न नहीं हो रहा तो ये 20,000 रुपए भी तो नहीं आएंगे प्रॉफिट के रूप में। तो यानी ROR यानी रिटर्न ऑन एसेट घटा कि नहीं घटा, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप देखोगे एनपीए के वृद्धि के कारण बैंकों के ऊपर प्रोविजनिंग की व्यवस्था की जाती है। आरबीआई एक दंड के रूप में लगाता है प्रोविजनिंग। क्यों? क्योंकि आरबीआई कहता है कि जब बैंक कर्मचारी, बैंक का स्टाफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती बस किसी दबाव में या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बस लोन पे लोन दिया जा रहा है, तो इसके लिए आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो ये होता है कि हानि या जोखिम कम करने के लिए आरबीआई ने प्रोविजनिंग की व्यवस्था की थी और एनपीए के एवज में अपने लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखना पड़ता है, जिससे बैंकों के नेट प्रॉफिट में कमी आने लगती है और साख सृजन की क्षमता भी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि बैंक के पास 2 लाख रुपए थे, ठीक है, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकता था, 1 लाख रुपए ऑलरेडी उसका जो है कि घाटे में चल रहा है एनपीए के रूप में, वो पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है। अब बैंक के पास जो 1 लाख रुपए बचा है, बैंक सोचता है इसी से हम कुछ पैसा कमा लें, लेकिन आरबीआई ने कहा कि तुम पहले से ही 1 लाख रुपए घाटे में चल रहे हो और अभी फिर अगला 1 लाख रुपए अगर आप मार्केट में दोगे किसी को लोन, हो सकता है वो भी पैसा रिटर्न हो। तो आरबीआई ने कहा कि अब तुम पे हम प्रोविजनिंग की राशि लगाएंगे, यानी कुछ दंड रहेगा। प्रोविजनिंग की राशि में हो सकता है कि 15,000 रुपए आरबीआई ने कह दिया कि आपको ये अपना हिस्सा सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो अब बताओ बैंक कितना रुपया बस दे सकता है लोन, 85,000 रुपए। तो जो प्रॉफिट वो 1 लाख पे कमाता वो 85,000 पे तो नहीं कमाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कम हो गया, यानी उसके नेट प्रॉफिट में कमी आ गई, साख सृजन क्षमता में कमी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जब अगर उसने 1 लाख के एनपीए को अगर मेंटेन नहीं किया है तो आरबीआई ने प्रोविजनिंग के तौर पे 15,000 रुपए की पेनाल्टी और लगा दी कि ये 15,000 रुपए अब आप लोन के रूप में नहीं दे सकते हो, इसे सुरक्षित रखो। अब बैंक के पास केवल बचे 85,000 रुपए। तो इसमें ही अब आपको प्रॉफिट अपना देखना, जो कि सामान्यतः कम हो गया। पहला प्रभाव बैंक पे क्या हुआ? नुकसान हुआ। अर्थव्यवस्था पे देखोगे तो अर्थव्यवस्था पे बैंकों के पास जब साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी तो निवेश दर भी हतोत्साहित होगी, क्योंकि निवेश करने के लिए जो अदर व्यापारी हैं, जो दूसरे व्यापारी हैं, वो जब बैंकों के पास जाते हैं पैसा लेने, तो बैंक कहता है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि हम तो ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, एनपीए हमारा सारा हो गया। इससे क्या होगा? जब निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो उत्पादन घटेगा और जब उत्पादन घटेगा तो इंडस्ट्री का जो मालिक है वो क्या करेगा? बहुत सारे लोगों को रोजगार छीन लेगा, यानी रोजगार से हटा देगा और रोजगार क्या हो जाएगा? विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी बेरोजगारी हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो आप किसी कंपनी के मालिक हो और आप जो है कि, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज आते हैं कि सर हमें अपनी टीम के साथ जोड़ लीजिए कुछ काम करने के लिए, ताकि हमारी भी कुछ इकोनॉमी स्थिति अच्छी हो जाए और हमें भी कुछ सपोर्ट मिल जाए, अपने कुछ 2-4 पैसे कमा पाए। अच्छी बात है, मैं खुद चाहता हूं कि मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मतलब मैं लोगों को जॉब दे सकूं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अभी मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं लोगों को जॉब दे सकूं। एक आध लोगों को भी अगर मैं जॉब दे सकूं तो इसका मतलब है कि एक मेरे लिए अच्छी बात होगी कि चलो एक बेरोजगार व्यक्ति को मैंने रोजगार तो प्रदान किया। अब मान लो कि 4-5 लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है, किसी ने कोई टाइपिंग करता है, कोई कंटेंट तैयार करता है, कोई एडिटिंग करता है, कोई सॉफ्टवेयर तैयार करता है, कुछ भी करता है।
मान लेते हैं किसी वजह से मेरे कंटेंट को जो है कि किसी वजह का कोई इशू आ रहा है या लोगों को कोई इशू आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उत्पादन जब मेरा कम हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं कुछ लोगों को हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा कि यार अब मैं आपकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास काम बहुत कम हो गया है और अब आप छोड़ दीजिए मेरे यहाँ से नौकरी। बेरोजगार हो गए, यानी रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, ग्रोथ घट गई और ऐसे में संसाधनों की गतिशीलता भी बाधित हो गई, यानी उस व्यक्ति का मैं हुनर का प्रयोग अब नहीं कर पा रहा हूं। समझ में आ गई? तो सेम यही इंडस्ट्री के साथ होता है। सरकार पे क्या दबाव पड़ता है भाई, एनपीए अगर अधिक बढ़ रहा है तो सार्वजनिक बैंक जो सरकारी बैंक होते हैं उसमें सरकार के द्वारा अत्यधिक पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1-1 लाख रुपए हर किसान का माफ कर देंगे कर्ज, और ऐसे करके अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं कि चलो सरकार ने 50 लाख रुपए जो है कि क्या किया, माफ कर दिया। क्या किया दोस्तों, 50 लाख रुपए माफ कर दिया किसानों का। अब ये 50 लाख रुपए बैंक में चले गए, ठीक है, बैंक में चले गए तो समझ में आ गया, लेकिन सरकार पे क्या हुआ, राजकोषीय दबाव बढ़ गया कि नहीं। सरकार इस 50 लाख रुपए को अगर रखती तो कल्याणकारी योजनाओं पे लगाती, लेकिन उसने लुभावन वादे किए, लोक लुभावन वादे किए, जिसमें उसने लोन माफी की बात की, जिसकी वजह से किसानों को तो राहत मिला, लेकिन आम पब्लिक के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं थी वो बाधित हो गई, क्योंकि इसके लिए 50 लाख रुपए की अब क्या हो गई, कमी हो चुकी है। तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये सरकार पे भी असर पड़ता है। तो ये 3 प्रभाव आप लिख सकते हो कि 3 प्रभाव में क्या लिख सकते हो कि सरकार पे क्या असर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है, बैंकों पे क्या असर पड़ रहा है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको शब्दावली बताता हूँ कि एनपीए से संबंधित कुछ शब्दावलियां भी हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार ये संसद में वित्त मंत्री के द्वारा प्रयोग किया जाता है शब्द राइट ऑफ एसेट, राइट ऑफ एसेट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आरबीआई भी कहती है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट, यानी ऋण की पुनर्संरचना। यहां पर आप एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, या फिर गांव देहात में आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि भागते भूत की लंगोटी सही। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ भी नहीं मिल सकता, उससे जो मिल रहा है वही ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ ग्रुप में ऐसा एक ना एक दोस्त जरूर होता है जो आपके साथ चाय भी पिएगा, आपके साथ खाना भी खाएगा, आपके साथ पनीर भी खाएगा, आपके साथ ट्रिप भी घूमेगा, आपके साथ हर एक मौज मस्ती करेगा, आपके साथ पढ़ाई भी करेगा, आपके साथ कोचिंग भी करेगा, लेकिन कई जगह वो पैसे देने से हिचकिचाता है। हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, या हो सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा करता हो कि हर जगह आप ही पैसा दे रहे हो लेकिन आपका दोस्त नहीं दे रहा है। और किसी दिन आपने उस पर खूब जोर डाला कि नहीं बेटा आज तो तू ही चाय पिलाएगा, आज जो है कि हम नहीं पिलाएंगे चाय, या आज पनीर या चिकन तू खिलाएगा, आज हम नहीं खिलाएंगे। अब उसने फिर वही रोना रोना शुरू कर दिया कि नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो उसने एक वजह से हामी भर दी कि चलो ठीक है, अगर 500 रुपए की आप लोग पार्टी कर रहे हो तो उसमें 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मैं पिला दूंगा, 500 तो नहीं 100 रुपए। तो आपको भी लगेगा चल भाई ठीक है, तू जो भी खर्च कर रहा है दे दे। ये वही काम है, बैंक भी यही कहता है कि सर आप अगर रिटर्न नहीं कर पा रहे हो तो जो भी पैसा आप दे पा रहे हो वही दे दो, यानी लोन जो भी रिटर्न कर सकते हो कर लो। इसके लिए क्या होता है, एनपीए की वसूली करने आसान होता है, यानी ब्याज दर को कम करते हैं, भुगतान की समय अवधि को बढ़ाते हैं, ऋण प्रतिभूति को अंश प्रतिभूति में शेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीएनबी बैंक है, ठीक है, और पीएनबी बैंक से एक ग्राहक आता है, इसने लोन ले रखा था। लोन लिया था सर कितने लाख का, 10 लाख का लोन लिया था। कितने रेट पे था, 7% पे। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब यहाँ पर बैंक को लगता है कि सर ये जो है कि आप रिटर्न नहीं कर पा रहे, ऐसा करो आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, आप चलो मुझे 4% पे दे दो, और समय जो है कि आप 5 साल की जगह मुझे 7 साल तक देते रहो, धीरे धीरे आप पैसा रिटर्न करो, लेकिन मुझे कुछ पैसा तो रिटर्न करो। तो इसमें हमने क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट, यानी हमने अपने लोन को वापस लेने के लिए कुछ घाटा ही सही, 4% पे हम आ गए 7% से, 3% कम घाटा ही सही, लेकिन आप इतने पे ही रिटर्न कर दो। तो वही बात होगी, बैंक भी सोचेगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है, जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा मुझे फायदा ही तो होगा, कुछ तो मेरा लॉस कम होगा। ये वही चीज है जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। दूसरा क्या होता है, राइट ऑफ। इसका भी प्रयोग अक्सर सरकारों के द्वारा किया था, बैंकों के द्वारा, जिसमें ये दिखाया था कि ऋण का भुगतान करना अभी तुरंत तो संभव नहीं है, लेकिन हम अन्य सोर्सेस के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से हमने इस ऋण की क्षतिपूर्ति कर ली है। और इसका कारण एक ही होता है कि बैलेंस शीट को क्लियर रखिए। बैलेंस शीट में बिल्कुल जो है कि क्लियर रखिए कि भाई आय इतना था, व्यय इतना था। लेकिन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है कि इसमें ऋण माफ होता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं सर, राइट ऑफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ऋण माफ कर दिया गया, बल्कि ऋण की जो पुनर्प्राप्ति थी, जो क्षतिपूर्ति थी, उसको हमने किसी अन्य स्रोत से पूरा कर लिया, भले हमें उस व्यक्ति ने अभी रिटर्न नहीं किया है।
क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है स्ट्रेस्ड एसेट। इसका मतलब क्या है? दबाव युक्त एसेट कब होती है? जब बैंक के कर्मचारी ने एनपीए को झेल लिया, राइट ऑफ एसेट भी कर लिया कि चलो ठीक है, राइट ऑफ करने से कुछ तो मिल सकता है, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट कर लिया कि इसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट जो थी वो घटा दी, तमाम चीजें उसने सहूलियत दी, लेकिन फिर भी पैसा उसे नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम कहते हैं दबाव युक्त। ये पूरी तरीके से दबाव में आ चुके हैं बैंक के कर्मचारी कि सर अब ये पैसा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब एक अगला टॉपिक आता है कि ठीक है भाई, हमने देख लिया कि एनपीए क्या होता है, एनपीए के क्या क्या कारण थे, लेकिन एनपीए को हम समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि एनपीए से रिलेटेड पूरा एक प्रश्न आ जाता है कई बार यूपी पीसीएस मेंस में, यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए, या फिर अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए कई सारे उपाय हुए हैं समय समय के साथ, जैसा गवर्नमेंट ने बनाते चले हैं, जैसे सरफेसी एक्ट 2002 का, डीआरटी हो गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं, एआरसी हो गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर इंद्रधनुष जिसने ट्रिपल बी का कॉन्सेप्ट दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो, एसडीआर हो गया, S4A, फिर प्रोजेक्ट सशक्त, आईबीसी, पीसीए और बैड बैंक जो कि अभी प्रस्तावित था लेकिन अब आ चुका है। इसमें से हालांकि हमें 3 से 4 पढ़ने, जैसा आईबीसी को पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जिसको हम लोग दिवालियापन वाला जो कोड कहते हैं, इसको पढ़ेंगे, साथ में सरफेसी एक्ट को पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंद्रधनुष का ट्रिपल बी का जो कॉन्सेप्ट है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इन 3 को ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समाधान के तौर पे 3 लिखने हैं, बाकी और कुछ नहीं, और बाकी पुराने हो चुके हैं, अब एग्जाम्स में भी इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं, यहां पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट की जानकारी मिल जाएगी। हालांकि ये सभी जो पीडीएफ्स हैं ये पेड होंगी दोस्तों, ठीक है, क्लासेस सभी की फ्री है, लेकिन पीडीएफ आपको पेड मिलेंगी। तो सबसे पहले हम सरफेसी एक्ट को पढ़ते हैं जो 2002 में आया था। इसमें था कि बैंकों या वित्तीय संस्थाओं, जो बैंक होते जो ऋण देते हैं या जो वित्तीय संस्थाएं होती, उनको कुछ अधिकार दिया गया, क्या कि ऋणी की संपत्ति को आप जब्त कर सकते हो, जो उसने गिरवी रखा था लोन लेने के लिए, जैसे मान लो उसने कोई जमीन के कागज रखे, कोई रेस्टोरेंट रख दिया, कोई अपनी सैलरी रख दी, कुछ भी रख दिया, तो ऐसे में बैंक या वित्तीय संस्था क्या करेंगे, ऋणी की संपत्ति को जब्त कर सकती है। अगर एनपीए बन रहा है तो एनपीए होने की स्थिति में परिसंपत्ति का अधिग्रहण भी किया जा सकता है, एक्वायर कर सकते हो आप ग्राहक की। जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से यह पूरी प्रक्रिया होगी। पता चले कि बैंक वाले पहुंचे और घर वाले जो है कि लाठी डंडा लेके खदेड़ दिए, भाई बैंक कर्मचारी कितने जाएंगे, 2 3 4, और जिसने लोन ले रखा है वो अपने घर पे बढ़िया बढ़िया बाउंसर बैठा रखा है कि जैसे बैंक वाले आए ना लोन मांगने, खदेड़ देना लाठियों से। लेकिन अगर जब डीएम के साथ जाएंगे बैंक के कर्मचारी इस क्रिया को संपन्न करने के लिए कि भाई हम आपकी जमीन का या आपके गिरवी रखी हुई संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे, तो मजाल है किसी का कि डीएम के सामने कोई बोल देगा, डीएम एक आदेश देगा तो इतनी लाठियां बरसाई जाएंगी पूरा घर बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें लिखा गया कि जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से प्रक्रिया पूरी होगी, और यह प्रक्रिया पूरी 30 दिन के अंदर पूरी कर लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई कंपनी ने लोन लिया था, कंपनी जो है कि अगर इस तरीके से ऋण को नहीं चुकाती है, तो डीएम की सहायता से भी सारा का सारा जो कंपनी का मैनेजमेंट है बैंक के प्रबंधन मतलब बैंक के नियंत्रण में आ जाएगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों के लेन देन के लिए रिकॉर्ड के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री तैयार की जाएगी, जिसमें भौतिक परिसंपत्तियों का डेटाबेस तैयार होगा, और जिससे यह पता चलेगा कि एक व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी को कई जगह गिरवी रखकर लोन नहीं ले सकता है। जैसे जब भी आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो हमेशा एक बार चेक करा लिया करो कि कोई ऐसा तो नहीं कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके लिए आप किसी बैंक में जा सकते हो, बैंक से इंक्वायरी ले सकते हो, या जिससे आप जमीन को खरीद रहे हो उससे इंक्वायरी ले लो। हालांकि वो तो बताएगा ही नहीं कि हाँ भाई मैंने तो इस प्रॉपर्टी पे लोन भी लिया था, नहीं तो फिर वो आपको भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भौतिक परिसंपत्तियों का डेटाबेस तैयार होगा, जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन है कि नहीं है पहले से। और बैंक एसेट का अधिग्रहण तभी करेगा जब केंद्रीय रजिस्ट्री में वो पंजीकृत होगी, यानी कि वो पहले से ही रजिस्टर्ड होगा। और यह अधिनियम आरबीआई को जो है कि एआरसी के जांच के अधिकार भी देता है, अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो दंडित कर सकते हो। अब एआरसी क्या, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, हालांकि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपने अगर नोट्स लिए होंगे पीडीएफ तो आप इसे पढ़ सकते हैं, वैसे इसमें कोई खास नहीं है। इंद्रधनुष पे चलेंगे हम दूसरे समाधान पे। जब सरफेसी एक्ट थोड़ा कमजोर पड़ने लगा तो सार्वजनिक बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिए 7 सूत्री अभियान शुरू किए गए, जिससे बैंकों की कार्यकुशलता और प्रबंधन में सुधार होगा। क्योंकि सबसे अधिक जो एनपीए की समस्या आ रही थी वो सबसे अधिक सरकारी बैंकों पे आ रही है, क्योंकि सरकारी बैंक के जो कर्मचारी हैं वो जो है कि बिल्कुल लापरवाह हैं,
और बिल्कुल ही जो है कि भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, बिना पब्लिक के जो है कि वेरीफाई किए, बिना क्रॉस चेक किए लोन दे देते हैं। तो सार्वजनिक बैंकों को सुधारने का पूरा कोशिश किया जा रहा था। तो इसमें 7 जो सूत्रीय अभियान थे, ये ABCDE इस तरीके से यहाँ पे टाइटल दिया गया है। जैसे अगर आप देखोगे कि A फॉर है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि जो बैंक के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे वो कैशियर हो, या वो स्टाफ हो, या फिर वो मैनेजर ही क्यों ना हो, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और कोशिश की जाए कि अगर निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनके कर्मचारियों को प्रमोशन के तौर पे सार्वजनिक बैंक में नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहते हैं प्राइवेट बैंक के कर्मचारी। नेक्स्ट बी का मतलब क्या, बैंक बोर्ड ब्यूरो। केंद्र सरकार द्वारा एक स्वतंत्र या स्वायत्त संस्था स्थापित की जाएगी जो क्या करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात बैंक ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की सिफारिश करेंगे। निदेशक मंडल की संरचना कार्यकाल में परिवर्तन सिफारिश के आधार पर हो सकेगा और इनको पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रबंधन स्तर के अधिकारियों की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी, जिससे ऑब्जर्वेशन हो सकेगा कि हाँ कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं। सी का मतलब है कैपिटलाइजेशन। जो सरकारें बार बार लोन को माफ कर देती हैं, कर्ज माफी कर देती हैं, इसके लिए सरकारों को साख सृजन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, पूंजीकरण करना चाहिए, अर्थात पैसा देना चाहिए बैंकों को अधिक मात्रा में। हालांकि उस पैसे से फिस्कल डेफिसिट पे दबाव पड़ेगा, कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी, लेकिन फिर भी सरकारों को ये काम करना चाहिए। फिर डी स्ट्रेसिंग यानी तनाव मुक्त करना। सरकारी परियोजनाओं को लागू करने का दबाव कम होना चाहिए, जिससे बैंकों को आर्थिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। आप देखो कई बार जब आप बैंकों में जाते हो किसी काम से, तो बैंक वाले क्या कहते हैं कि सर ये योजना आई हुई है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सर जनधन खाता आया हुआ है, अपने किसी बुजुर्ग परिवार को खुलवा दीजिए, सर डीबीटी करवा लीजिए। मतलब सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बैंकों पे बहुत दबाव होता है और वो अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए कई बार होता है गलत रास्ते को भी अपनाते हैं और एम्प्लॉय मतलब जो बैंक के होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर को ज्वाइन कराते हैं, जबरदस्ती ज्वाइन कराते हैं बहुत सारी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। तो इसे कम करना चाहिए, सरकारी दबाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि एम्पावरमेंट अर्थात सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम करो। जो विधायक सांसदों के जो फोन आ जाते हैं मैनेजर के पास, इसे कम करो। एफ से फ्रेमवर्क, कर्मचारियों और शाखाओं की परफॉर्मेंस का एक डेटा बेस तैयार होना चाहिए कि हर महीने इनकी क्या ग्रोथ और क्या परफॉर्मेंस है। जी फॉर गवर्नेंस यानी प्रशासनिक ढांचे पारदर्शी होने चाहिए और इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए कि अगर कोई कर्मचारी गलत काम कर रहा है तो कैसे। हालांकि अब तो लोकपाल अधिनियम आ चुके हैं, ऑम्बुड्समैन अधिनियम आ चुके हैं, जिससे आप बैंक के कर्मचारियों की शिकायत कर सकते हो। इसी तरीके से S4A था, SDR था, 4R था, IBC। एक IBC जो अभी लेटेस्ट 2017 में लागू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2018 और 2019 में लगातार स्टेट PCS में प्रश्न पूछा गया। आप यूपी PCS PYQ को देखिए, यहाँ पर आप देखोगे IBC इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अगर आप देखोगे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का मतलब हो गया, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन। दिवालिया किसे कहते हैं, जब आपके पास ऋण अधिक हो जाए, यानी आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आपको पैसा देना है, वो आपके पास ज्यादा हो जाए और आपके पास पैसे हैं ही नहीं। मतलब मैं अगर कहूं कि मैंने आपसे सर 1 लाख रुपए लिया है और मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, यानी मैं दिवालिया हो चुका हूं सर, मेरे पास आपको पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मैं दिवालिया हो गया। इसका मतलब है व्यक्ति या कंपनी द्वारा देयता को न चुकाना, जो लायबिलिटीज होती है उसको न चुकाना, अर्थात देयताएं ज्यादा हो गई, गिरवी कम। अब बैंक से आपने 10 लाख रुपए लिया था और 10 लाख रुपए के साथ आपने गिरवी पेपर लगाए थे एक 6 लाख की गाड़ी का कि सर फोर व्हीलर मेरे पास एक है, आप उसे गिरवी रख सकते हो। पता चला कि अब उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई कि बैंक वाले को प्रॉफिट है ही नहीं। बैंक कह रहा भैया तुम हमें पैसा ही दे दो, अपनी कार ले जाओ, खराब हो चुकी है रखे रखे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देयता ज्यादा हो गई है और ऐसी स्थिति में आप दिवालियेपन की स्थिति में आ गए। दिवालियेपन के बाद कानूनी प्रक्रिया जो होती है बैंकों के द्वारा जो शुरू की जाती है उसे हम बैंकरप्सी कहते हैं, यानी कंपनी की एसेट को कैश में चेंज कर दिया जाए और ऋण की वसूली की जाए बैंक के द्वारा। क्योंकि बैंक का काम है बैंक की गतिविधियों को संचालित करना, किसी विजय माल्या की कंपनी को संचालित करना उसका काम नहीं है। लेकिन इतना कर सकते हैं कि विजय माल्या की कंपनी को बेच दें, उसमें जो भी प्रोडक्ट है उसे बेच दो और जो पैसा मिले वो बैंक अपने पास ले ले, ये काम हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिवालियापन के बाद बैंकरप्सी की प्रक्रिया को नहीं अपनाना पड़ता, यानी कोई व्यक्ति अगर दिवालिया हो गया, कोई संस्था दिवालिया हो गई या कोई कंपनी दिवालिया हो गई, तो जरूरी नहीं है कि बैंक तुरंत जाके कानूनी कार्रवाई का सहारा ले।
हो सकता है कि बैंक ऐसा भी कर सकता है कि उस लोन लेने वाले व्यक्ति से कुछ रीस्ट्रक्चरिंग कर ले एसेट की, कि भाई ठीक है कुछ समय ज़्यादा ले लो, कुछ परसेंटेज कम कर दो, लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस दो यार, कानूनी प्रक्रिया से ना मेरा फायदा ना तुम्हारा फायदा है। अर्थात यदि ऋणी और ऋणदाता में आपसी सहमति हो जाए, भुगतान का मार्ग निकल आए भुगतान करने का, तो जरूरी नहीं है कि बैंकरप्सी की क्रिया को अपनाया जाए। ठीक है, बात ये होती है कि दिवालियापन के कानून लाए क्यों गए थे, क्यों जो है कि इसको लाया गया आईबीसी को। तो पहली बात कि कंपनी अधिनियम 2013, सरफेसी एक्ट 2002, आरडीडीबीएफआई एक्ट 1993, प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, ऐसे बहुत सारे कानून थे जिनकी वजह से दिवालियापन से संबंधित प्रक्रियाओं को निपटाने में बैंकों को ज्यादा समय लग रहा था और एनपीए की वैल्यू और बढ़ती जा रही थी। मतलब औसतन 4 वर्ष लग जा रहे थे मामले का समाधान होने में, और 4 वर्ष तक एनपीए की वैल्यू बहुत बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा कीमत बढ़ रही थी, और एसेट जो व्यक्ति गिरवी रख के जाता उसकी कीमत घटती जा रही थी। और इन सभी जटिलताओं को समाप्त करने के लिए आईबीसी को लाया गया। आईबीसी का उद्देश्य फिर क्या हम तय करेंगे भाई, सबसे पहली बात कि वहनीय प्रक्रिया होनी चाहिए, अफोर्डेबल प्रोसेस होना चाहिए जो बैंकों के लिए भी लागत प्रभावी हो, और एनपीए भी कम हो जिससे बैंकों का दिवालियापन और बैंकरप्सी को पूरा करने के लिए एकीकृत उपाय किया गया है। समयबद्ध रूप से इसको किया जाए कि 180 दिनों के अंदर पूरा का पूरा इसकी प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। वहीं ऋण वसूलने में कानूनी जटिलताओं से मुक्ति मिले और फर्म का नियंत्रण शेयर धारकों के बजाय लेनदारों यानी कि बैंकों के पास हो जाना चाहिए अगर ऋण चुकाने में फर्म असमर्थ है। फिर आईबीसी की विशेषता देखोगे तो सबसे पहली बात, सी का मतलब होता है कोडिफिकेशन, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, अर्थात इसको लिखित रूप में तैयार किया गया कि कंपनी, साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या किसी व्यक्ति सभी पर यह लागू होगी, या केंद्र सरकार द्वारा बताई गई किसी भी संस्था पर यह लागू हो सकता है कानून। दिवालियापन की प्रक्रिया ऋणी अथवा ऋणदाता दोनों द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल बैंक ही शुरू करेगा, एक व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। अगर उसका अकाउंट बैंक में है और बैंक दिवालिया हो गया तो इसके खिलाफ केस कर सकता है एक व्यक्ति भी कि भाई बैंक दिवालिया हो गया, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मामला दायर होने के 180 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। आईबीसी फंड का प्रावधान किया जाएगा जो प्रक्रिया में आर्थिक सहयोग करेगा, और आईबीसी में निम्न संस्थाएं होंगी, जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक होती है आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जो पूरी तरीके से जो आवश्यक टूल होते हैं कार्य करने के लिए आईबीसी के कर्मचारियों को वो प्रोवाइड कराएगा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होती हैं, यानी किस प्रकार का ऋण था, क्या उसकी पैटर्न थे, क्या उसकी इंटरेस्ट रेट थी, कितने साल के लिए थी, कौन कौन सी चीजें गिरवी रखी गई, ये सारी जानकारी आईबीसी के कर्मचारियों को दी जाती है। और आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इस पूरी आईबीसी प्रोसेस को रेगुलेट करेगी, जिसमें आरबीआई और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसा ना हो कि आईबीसी अपनी प्रक्रियाओं के तहत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे और कंपनियों से घूस लेके जो है कि उसके पक्ष को मजबूत करे। इन सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट, इन दोनों के सदस्य इसमें शामिल होंगे प्रतिनिधि के रूप में। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में क्या प्रश्न पूछेगा कि आईबीसी के अंदर किसके सदस्य शामिल होते हैं, आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीजें जो है कि मैंने आपको बता दिया, ये पारा वगैरह हो गया, प्रोजेक्ट सशक्त, ये कुछ खास नहीं है। ठीक, तो इस तरीके के वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर एक और शब्द आता है दोस्तों, टीजर लोन। कई बार होता है ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है। टीजर लोन किसे कहते हैं? लोक लुभावन ऋण। जैसे आप कई बार देखते हो कि टीवी ऐड पे, मोबाइल ऐड पे, मैसेजेस पे कि आपको इतने लाख का प्री अप्रूवल मिल गया, 2 लाख का आपको लोन मिल चुका है, आप तुरंत आइए ये प्रोसेस करिए। ऐसे बहुत सारे लोक लुभावन ऋण होते हैं। लोक लुभावन का मतलब होता है सस्ती दरों पे इजिली लोन प्रोवाइड करना। इसके 2 खतरे हो जाते हैं। पहला, एक तो एनपीए बढ़ेगा, आप जितना अधिक लोन बांटोगे हो सकता है लोन रिटर्न ही ना हो, पैसा आपका रिटर्न ना मिले, तो बैंकों की एनपीए बढ़ेगा। दूसरा, मैंने इन्फ्लेशन के दौरान ही पढ़ा दिया था कि अगर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, जब आरबीआई का मैं पढ़ा रहा था, तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से क्या होगा, सप्लाई कम होने पर महंगाई बढ़ेगी, यानी मुद्रास्फीति। आज टमाटर की कीमत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर घर में टमाटर की जरूरत है, एक टमाटर तो डेली पड़ेगा कम से कम, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, जबकि टमाटर के पौधे कम है, टमाटर मार्केट में कम आ रहा है। इसका मतलब है लोगों के पास पैसे हैं 200 रुपए किलो तक के टमाटर खरीदने को, तभी तो डिमांड बढ़ रही है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये बैंकों द्वारा न्यूनतम ब्याज दर पे ये ऋण दिए जाते हैं, यानी 2%, 3%, 4% पे ले लो। जहां आपको 10% पे नॉर्मल दिया जा रहा था, आप नहीं ले पा रहे थे, बैंकों ने तुरंत एक ऑफर निकाला कि भाई अगले 2 महीने तक आपको 4% पे लोन मिलेगा। तो आप तुरंत झट से दौड़ के जाते हैं, 6% की बचत है, जल्दी ले लो। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि तरलता को मार्केट में लाया जाए अधिक से अधिक, जिससे लोग डिमांड कर सके किसी चीज के लिए। लेकिन इसका एक और संकट है कि एनपीए बढ़ता जाएगा। आप जितना अधिक पैसा बांटोगे उतना एनपीए बढ़ेगा, और
आर्थिक मंदी को दूर करने का तो एक बेहतर उपाय है। भाई आर्थिक मंदी कब होती है? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है, और जब पैसा नहीं होता लोग डिमांड नहीं करते, और यहाँ पे लोन के माध्यम से हम लोगों तक पैसा पहुंचाएंगे तो पैसा पहुंचेगा, तरलता यानी मार्केट में उतरेगी तो लोग डिमांड करेंगे और इससे मंदी दूर हो जाएगी। तो ये तो एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो बैंकिंग गतिविधियां होती हैं, किस तरीके से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर करना है, इनके बारे में भी जानकारी होती है। देखोगे कि BIS की स्थापना 17 मई 1930 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। हालांकि इसको बेसल मानक भी कहा जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में शुरू किया गया था। 61 देशों के केंद्रीय बैंक इसके सदस्य हैं, जिनकी जीडीपी पूरे विश्व की कितनी 95% से अधिक। और इसका उद्देश्य होता है कि वित्तीय स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखो, क्योंकि अगर एक देश में भी मंदी आ गई ना तो पूरा विश्व इससे प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण, हर देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है। अगर एक देश के पास मंदी आ गई, पैसा है ही नहीं, तो वो दूसरे देश का कोई सामान नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से दूसरे देश का जब सामान नहीं बिकेगा तो वहां पर सप्लाई ज्यादा है, और इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर भी मंदी की स्थिति आएगी। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए वित्तीय व्यवस्था के स्तर पे काम किया जा रहा है। और इसमें एक मानक तय किया जाता है जिससे जोखिम को न्यूनतम किया जाए, और इसी मानक को हम बेसल मानक के रूप में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसल मानक में। इसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं। एक वर्ड होता है क्रार, यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, और दूसरा होता है कार, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सिंपल सी बात है, ये दोनों वहीं पर अप्लाई किए जाते हैं जहां पे एनपीए की प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर किसी बैंक पे एनपीए का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है तो बैंक क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, उस पर प्रोविजनिंग की राशि लगाती है, यानी एक दंड लगाती है। वैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी संस्थाएं होती है जो कहती है बेसल मानक को पूरा करो, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो यही कहा जा रहा है आपके बेसल मानक में। क्या कहा जा रहा है कि अगर आप देखोगे कि बैंकों को जोखिम भारित जो एसेट होती है एनपीए का, कुछ पूंजी स्वयं के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। और जब जब बैंक अपनी एसेट की वजह से, एनपीए की वजह से कुछ पूंजी अपने पास सुरक्षित रखते हैं तो उनकी साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। और इसका मतलब है कि वित्तीय दुर्घटना से आपको सुरक्षा भी तो देंगे। लगातार आप लोन बांटते जा रहे हो और आपके पास अचानक से पता चलता है पैसे खत्म हो गए, तो आप दिवालिया हो जाओगे। और अगर आपने पहले से ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे प्रोविजन को फॉलो किया, प्रोविजनिंग राशि को फॉलो किया, सीआरआर मेंटेन किया, एसएलआर मेंटेन किया, और कहीं ना कहीं आपने कई सारे पैसे अपने लिए सुरक्षित रखे थे जो आपको वित्तीय दुर्घटना अर्थात दिवालियापन होने से बचा सकती है। और इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन कार जितना बढ़ेगा, यानी इसकी परसेंट रेट जितनी बढ़ेगी उतनी ही आपकी साख सृजन क्षमता घटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये आपको 9% तक फॉलो करना है। तो आपने 9 रुपए को क्या किया, सेव कर लिया। अब आपके पास केवल बचे 91 रुपए, और 91 रुपए पे जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो कहीं ना कहीं 100 रुपए की अपेक्षा कम कमा रहे होगे। और 100 रुपए में 9 रुपए क्यों कम हो गए? क्योंकि CAR की वैल्यू ज्यादा थी। अगर इस वैल्यू को और बढ़ा दिया जाए, मान लो इसे 15% कर दिया जाए, तो आप 100 रुपए में से केवल 15 रुपए निकाल दोगे तो केवल 85 रुपए पे ही आप लोन दे सकोगे। और 85 रुपए पे आपका जो साख सृजन है प्रॉफिट वो कम हो जाएगा 100 रुपए की अपेक्षा। तो इस वजह से कह सकते हो कि क्रार जो है या CAR है, इनकी रेट अगर जितनी अधिक होगी उतनी हमारी साख सृजन क्षमता कम होगी। हालांकि वर्तमान में ये माना जा रहा है कि बेसल थर्ड की जो परसेंटेज है वो 12% का अनुपात है, लगभग 12% का, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं ये कह रहे हैं कि बेसल थर्ड को लागू करने के लिए सरकारों को पहले रिकैपिटलाइजेशन करना होगा बैंकिंग में, कि पहले मुद्रा तो भर के दीजिए हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं एनपीए की वजह से। हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम पहले तो एनपीए में चल रहे हैं घाटे में, फिर CRR मेंटेन करें, SLR मेंटेन करें, प्रोविजनिंग भी हम मेंटेन करें, आपका CAR भी मेंटेन करें अधिक से अधिक। तो हमारे पास बचा कहाँ कुछ पैसा? जब हमारे पास कोई पैसा बचा ही नहीं तो हम लोन दे के प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? सारा का सारा तो आप लोग ले रहे हो, अब कुछ हमारे नुकसान है। तो इसका मतलब है सार्वजनिक बैंक कहता है कि भाई पहले आपको बैंकों में पैसा भरना पड़ेगा सरकारों को, तभी हम इन मानकों को पूरा कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपको एक अगला चैप्टर पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट इसमें जो है कि आउटडेटेड हो चुके थे, इसलिए जो है कि उसकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट मैंने पूरी तरीके से बता दिया आपको। एनपीए के सॉल्यूशन में भी 3 एक्ट बताए, सरफेसी बता दिया, आईबीसी बता दिया, ठीक है, और इंद्रधनुष मिशन बताया। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज भी रिलेवेंट हैं।
और हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दोस्तों मुद्रा। अब इसी तरीके से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के साथ हमारे जुड़ जाइए ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी। और यहाँ पर मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स तैयार कर रहा हूँ आज शाम तक या फिर कल। देखो दोस्तों, लास्ट स्टेज हो चुकी है कई सारे नोट्स की, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें किसी न किसी चीज़ों में रह जाता है। मौसम खराब चल रहा है, कहीं बारिश कहीं तूफान हो रहा है, इस वजह से लाइट वगैरह की समस्या होती है जिसमें प्रिंटर वगैरह का काम नहीं हो पा रहा है। तो एक आध दिन का डिले हो रहा है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि आज शाम तक या फिर कल तक आपको नोट्स 3 से 4 सब्जेक्ट के मिल जाए, फिर अगले हफ्ते में भी 3 से 4 मिल जाए, फिर उसके अगले हफ्ते भी 2 से 3 मिल जाए। यानी जुलाई में आपको मैक्सिमम नोट्स मिल जाने चाहिए। और यूपी स्पेशल के भी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, पेपर 5 और पेपर 6, जो कि 15 या 20 अगस्त से पहले पहले मुझे लाना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के नोट्स आपको मिलेंगे और जो आप डायरेक्ट पढ़ के लिख के आओगे। और बाकी ये जो आप क्लासेस कर रहे हो, ये एक तरीके से मान के चलिए कि स्टैंडर्ड बुक्स और टॉपर्स की जो कॉपी है, इन सभी को इंक्लूड करके क्रैक्स तैयार किया गया, कोर एरिया तैयार किया गया, जहां से आप हर चीजों के बारे में समझ पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वहां से हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।